नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सामने रखते हैं आज के बाजार का ब्यौरा, न सिर्फ आज के बाजार का बल्कि ये जो 5 दिन इस हफ्ते के रहे हैं कारोबारी दिन, उन सभी की पूरी डिटेल्स, इंडेक्स और सेक्टर स्तरों पर आखिर किस तरह की चाल रही है, कहां कैसा रिटर्न मिला है, ये सभी बातें हम आपके सामने बहुत स्पष्ट भाषा में रख देते हैं। और उस आधार पर अगले हफ्ते कहां पर नजर रखनी चाहिए, किन इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए, इन सारी बातों को आपके सामने हम रखते हैं। इसके आधार पर बाजार की रणनीति भी आपको हमारे एक्सपर्ट बताते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश हमारी यही रहती है, महत्वपूर्ण कोशिश यही रहती है कि हम जो भी सेक्टर में एक्शन हो उस पर जरूर चर्चा करें। तो आज इसी तरह की चर्चा होगी। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मैं परिचय करा दूं। आज यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी और एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, जरा एक निगाह डाल लेते हैं आज के बाजार पे। तो 23,200 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली और बैंक निफ्टी ने 48,550 के पास क्लोजिंग ली। और जाहिर सी बात है, जो तेजी नजर आ रही थी उस पर ब्रेक लगा। बाजार बंद होने पर 100 अंकों की गिरावट, 100 से ज्यादा अंकों की गिरावट निफ्टी में नजर आई और बैंक निफ्टी में लगभग 750 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो था, मार्केट ब्रेथ अगर आप हमारे सामने ले आ पाए तो 1360 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 1271 शेयर ऐसे थे जिन्होंने लाल निशान में कारोबार किया। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर रिलायंस नतीजों के बाद चला, लगभग 3% चढ़कर बंद हुआ। बीपीसीएल ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफी एक्शन रहा और बीपीसीएल भी टॉप गेनर रहा, 2.5% चढ़कर बंद हुआ। मेटल में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। हिंडाल्को देखिए लगभग 2.5% के करीब चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा टाटा स्टील भी लगभग 2% चढ़कर बंद हुआ। दबाव जो रहा नतीजों के बाद आईटी सेक्टर में इन्फोसिस देखिए लगभग 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एक्सिस बैंक 4.5% गिरकर बंद हुआ। श्रीराम फिनांस, कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो ये सभी 2 से 3% चढ़कर बंद हुए। अब पूरे हफ्ते के बाजार का चार्ट आपके सामने आप देखेंगे, स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपके सामने रखेंगे। निफ्टी देखिए इस हफ्ते वोलेटाइल मार्केट में जो कुछ दिन बाजार चले उसके दम पे जो था वो बहुत ज्यादा बाउंस तो नजर नहीं आया, नेगेटिव रिटर्न देता हुआ लगभग 1% का। बैंक निफ्टी में भी लगभग 0.5% की नेगेटिव रिटर्न नजर आया। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप तो सपाट ही रहे। बात करते हैं सेक्टर स्तर पर, तो निफ्टी पीएसयू बैंकों ने अपनी जो पूरा मोमेंटम था उसको बहुत स्ट्रांगली कायम रखा और लगभग 3.5% का रिटर्न यहां पर दिया। निफ्टी मेटल 3% से ज्यादा का रिटर्न यहां देखने को मिला। निफ्टी पीएसई यानी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, सरकारी शेयर जो हैं, उनमें भी अच्छी चाल देखने को मिली और इस हफ्ते एक्यूमुलेट करते हुए उन्होंने लगभग 3% का रिटर्न दिया। निफ्टी एनर्जी में भी लगभग 3% का रिटर्न सामने आया। अब नेगेटिव रिटर्न निफ्टी आईटी लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न आईटी ने दिया। रियल्टी ने 2.5% का नेगेटिव रिटर्न, एफएमसीजी ने 2.25% का रिटर्न नेगेटिव दिया। हालांकि एफएमसीजी शेयर आज चलते हुए जरूर नजर आए। तो बाकी अगर हम सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेंड ही पूरे हफ्ते की हम बात कर रहे हैं वहां पर नजर आया। तो चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। इन सारे मार्केट डेटा को तो हमने आपके सामने रखा। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। हमें जरा बताइए कि अब अगले हफ्ते तो बहुत कुछ बड़ा होगा, हम धीरे धीरे बजट की ओर अग्रसर होंगे। 20 तारीख एक अहम दिन है, ट्रंप की ताजपोशी का, अमेरिका की पॉलिसीज, उनके फैसलों, यहां तक कि उनके एक एक ट्वीट पर नजर रहेगी और उनके ही क्या, उनके तमाम सहयोगियों और खासतौर पर एलन मस्क के ट्वीट पर भी नजर रहेगी। तो हमें बताइए अगले हफ्ते बाजार में क्या रणनीति लेकर चला जाए। देखिए, अगर ये जो थोड़ा सा जो पुलबैक आया भी है निफ्टी में, हमें हमें एक भी दिन भी कभी फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। और जो मार्केट था वो 100 टू 150 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया है। हालांकि कल एक बार जो उसका जो की रेजिस्टेंस लेवल है 23,350, उसके ऊपर एक बार निफ्टी ने निकलने की कोशिश करी थी, बट देन आफ्टर हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और आर उसी की वजह से हमें फिर से एक डाउनवर्ड टिक निफ्टी ने दिखाया है टुवर्ड इट्स लोअर रेंज। तो आने वाले समय में अभी भी 23,350 एक की हर्डल्स रहेगा।
और अगर उसको निकालता है देन 23,500 जो नेक्स्ट हर्डल रहेगा निफ्टी का। और 23,500 पर जो हमारा जो करंट डिक्लाइन है, जो जो स्टार्ट होता है 24,857 से लेकर 23,047 तक के जो करेक्शन के मोड में हमें जो डिक्लाइन देखने को मिले थे, उसका 23.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट 23,500 के लेवल के आसपास आ रहा है। तो जब तक निफ्टी 23,500 के लेवल के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं देता है, तब तक मार्केट में वीकनेस बना रहेगा। और ये जो पुल बैक आया है वो एक डेड कैट बाउंस में कन्वर्ट होकर और फिर से हमें इनिशियल स्विंग लो मार्केट आने वाले समय में दिखा सकता है। अभी भी मार्केट हालांकि 23,000 लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, बट जिस हिसाब से पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो वो डाउन साइड का ही है। मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन और कंसोलिडेशन होगा इस लेवल पर और फिर से हम निचली तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जो अगर 23,000 लेवल टूटते हैं तो 22,800 एक क्रूशियल लेवल रहेगा, जहां पर फिर हमें एक बार रिविजिट करना पड़ेगा कि मार्केट वहां पे किस तरीके के पैटर्न बनाता है। और देन आफ्टर फिर हम वहां से एक पुल बैक के मूव का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आने वाले समय में। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी भी 49,500 के लेवल्स को नहीं निकाल पाया है। और आज आज वहां पर बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट वीक ही नजर आ रहे हैं। और जो सपोर्ट अब दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं 48,200 के। अगर उसके नीचे फिर से बैंक निफ्टी फिसलती है, देन फिर हमें 47,300 से लेकर 47,000 के जोन भी आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। तो निफ्टी के लिए 23,500 लेवल अहम है और बैंक निफ्टी के लिए 49,500 लेवल अहम है। ठीक है, तो इन स्तरों का विशेष रूप से ध्यान रखिए और रणनीति जो है वो हमारे एक्सपर्ट ने आपके सामने रखी। मैं सनी आपके पास आना चाहूंगा, जरा डिफेंस शेयरों पर फोकस कीजिए। पूरे डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है उसमें रणनीति इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि पीएसयू पूरे बास्केट में सबसे ज्यादा अगर सवाल कहीं से आते हैं तो या तो पीएसयू बैंकों को लेकर आते हैं या फिर डिफेंस क्षेत्र को लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा करेक्शन भी पोस्ट बजट, पिछले बजट के बाद हमने इसी पॉकेट में देखा था। आज काफी अच्छा जोश देखने को मिला। एचएएल, गार्डन रीच में हमने अच्छी खासी तेजी देखी, लगभग 4 से 6% तक का उछाल हमने आज देखा। इसके अलावा मझगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड जैसे शेयरों में भी लगभग 3-4-5% तक का हमने जोश देखा। हमारे एक दर्शक जो हैं नरेंद्र यादव, उन्होंने भी इस बारे में सवाल पूछा है। उनके पास कोचीन शिपयार्ड पड़ा हुआ है और उन्होंने 1812 के स्तर पे थोड़े ऊपरी स्तरों पर बाइंग की हुई है। तो पहले तो पूरे सेक्टर को स्कैन कीजिए और हमारे दर्शक नरेंद्र यादव के सवाल का जवाब भी दीजिए जिन्होंने 1800 के ऊपर बाइंग की हुई है। Yeah, good afternoon, Prashant ji, and thanks for having me on the show. I think yes, definitely defense after this correction as a sector looks very exciting, especially the kind of robust order book on which all these companies are sitting. और अब जब करेक्शन के बाद थोड़े से वैल्यूएशन कंफर्टेबल भी हुए हैं तो मुझे लगता है कि डिफेंस एज अ सेक्टर कैन बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। रही विद इन डिफेंस स्पेस, मुझे लगता है कि जो शिपिंग कंपनीज हैं वहाँ रिलेटिवली कंफर्ट ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो ऑर्डर बुक है इनका जो एग्जीक्यूशन का समय है ये 3 से 5 साल 7 साल का रहेगा। तो एक कंटिन्यूटी ऑफ अर्निंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो सभी शिपिंग कंपनीज में बनी रहेगी। अगर मुझे कोई एक शिपिंग कंपनी विद इन दिस चूज करना होगा तो मैं कोचीन शिपयार्ड को चूज करना चाहूंगा। और नरेंद्र जी का भी सवाल था यहाँ की क्या करना चाहिए, आई थिंक बने रहना चाहिए। आफ्टर दिस करेक्शन एक रिजनेबल वैल्यूएशन पर भी कंपनी ट्रेड कर रही है और मुझे लगता है कि आगे जाके जिस तरह से गवर्नमेंट का प्लान है नेवल को कहीं ना कहीं इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे बूस्ट देने का, आगे जाके मुझे लगता है कि इसमें ऑर्डर इनफ्लो भी बना रहेगा। तो विद इन डिफेंस पैक शिपिंग लुक्स गुड और विद इन शिपिंग आई थिंक कोचिन शिपयार्ड पर डेफिनेटली बेट लगाया जा सकता है। एक दूसरी कंपनी आउट ऑफ शिपिंग अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि भारत डायनामिक को डेफिनेटली देखा जा सकता है, जो कि एक काइंड ऑफ टेक्नो फंडा भी है हमारे यहाँ पे। मुझे लगता है कि काफी अच्छा सेटअप चार्ट पर बनते नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो काफी रोबस्ट फंडामेंटल है कंपनी के। तो मुझे लगता है कि भारत डायनामिक को कंसिडर किया जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो भारत डायनामिक्स और कोचीन शिपयार्ड ये पसंद आते हुए इस वक्त सनी को, और उसके क्या फैक्टर हैं वो भी
आपके सामने सनी ने रखा। चलिए मैं लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा ऑटोमोबाइल सेक्टर को, ऑटो सेक्टर को ज़रा रडार पे लाइए। ग्लोबल ऑटो एक्सपो जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ज़बरदस्त तस्वीरें भी सामने आई उसकी, जो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। अब आज मैं जिन शेयरों की बात करना चाहता हूं उनमें सबसे पहला नाम संवर्धना मदरसन, हमारे एक दर्शक भी हैं, उन्होंने भी खरीदारी की हुई है और खेम सिंह नाम है इनका। इन्होंने 165 के भाव पे संवर्धना मदरसन पर अपनी खरीदारी की हुई है। 10 रुपए ही ऊपर, 10-12 रुपए ऊपर है इनका स्टॉक। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2% की तेजी यहां पर चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा टाटा मोटर्स देख लीजिए, हीरो मोटर देख लीजिए, मारुति सुजुकी फोकस में है, ई विटारा लॉन्च की है। ऑटो एक्सपो की वजह से भी हम देख रहे हैं। तो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों में इन पर क्या राय बनेगी, खासतौर पे संवर्धना मदरसन, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स? देखिए, अगर हम निफ्टी ऑटो के सेक्टर्स को देखते हैं तो यहाँ पर अभी भी कंसिस्टेंट करेक्शन बना हुआ है। हालांकि पिछले 3 से 4 दिनों में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, बट अभी भी ये जो इंडेक्स है अभी भी अपने की हर्डल मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये 23,550 के ऊपर नहीं आता है तब तक यहाँ पर एक रेंज बाउंड बना रहेगा, क्योंकि निचले स्तर पर काफी अच्छे सपोर्ट भी दिखाई दे रहे हैं जो कि आ रहे हैं 22,300 के। सो मेजर ब्रॉडबैंड जो नजर आ रहा है वो 1,000 पॉइंट के आसपास का आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मूव इस सेक्टर में आने वाले समय में हम देख सकते हैं। हालांकि अगर हम बात कर रहे हैं संवर्धन सुमी की, तो यहाँ पर एक आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है और पिछले 3 से 4 दिनों में यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक किस बनने स्टॉक के की आप बाद बात कर रहे हायर थे टॉप हायर बॉटम लक्ष्मीकांत बनते जी? हुए नजर आ रहे लक्ष्मीकांत हैं। जी, किस स्टॉक की एम आई आप ऑडिबल? चर्चा कर रहे थे? लक्ष्मीकांत जी आवाज आ रही है? हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आप तक? लक्ष्मीकांत जी? एम आई ऑडिबल? यस यस, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, किस स्टॉक की चर्चा कर रहे थे? वो कुछ तकनीकी दिक्कत थी जिसकी वजह से वो स्टॉक नहीं रेक्टिफाई हो पाया। जी, मैं मदरसन सुमी की बात कर रहा जी। था। वहां पर हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में देखने को मिला है और एक अपने निचले स्तर पर उसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आता हुआ हम देख सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 156 टू 160 के जोन पर। और जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे 145 के आसपास। सो ओवरऑल एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मदरसन सुमी में। और अगर हम वहीं पर मारुति की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, तो ये दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। टाटा मोटर्स में अभी कुछ दिनों पहले हमें एक डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिला था, फिर उसके बाद फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट भी आया था। करंटली ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल बुलिश मूव मारुति में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 12,200 के बाद एक और अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं मारुति में। वहां से अगर ये स्टॉक निकलता है तो फिर वहां से फिर हमें 13,200 से लेकर 13,500 के लेवल्स हम मारुति में देख सकते हैं। टाटा मोटर्स में हालांकि हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 800 के ऊपर, बट वहीं से हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। बट ओवरऑल अभी भी टाटा मोटर्स ने अपने जो की लो है 730 715 के आसपास, उसको अभी भी पकड़ के रखा हुआ है। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है जब टाटा मोटर्स 800 से लेकर 810 के जोन को पार करता है। जैसे ही 808 के 810 के लेवल्स निकलते हैं तो वहां से फिर हमें 80 टू 90 बिल्कुल। पॉइंट के अपसाइड के मूव टाटा जी मोटर्स में भी दिखाई दे सकते हैं। जी तो जी, लॉन्ग टर्म के अगर हम लॉन्ग टर्म के चार्ट्स देख रहे हैं टाटा मोटर्स और मारुति में, वो बिल्कुल काफी बिल्कुल। तो बेहतर। ये दो स्टॉक हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। समय कम है इसलिए अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। तो चलिए सनी, सबसे पहले आप बताइए आपकी टॉपिक क्या है? चंद जी, आज मेरी आप पिक रहेगी केबल एंड वायर सेगमेंट से, और वो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 7,500 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। ये कंपनी को चूज करने के पीछे कारण ये है कि हमें लगता है कि जो कंपनी का गाइडेंस है 20,000 करोड़ का,
वो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद है कि ये जो अब के आने वाली जो एनालिस्ट कॉन कॉल होगी, मीट होगी, नतीजों के बाद कहीं ना कहीं अपवर्ड रिवीजन हम गाइडेंस में आते देखेंगे, और उसी के चलते मुझे लगता है कि एक पोस्ट दिस करेक्शन एक अच्छे वैल्यूएशन पर वन ऑफ द लार्जेस्ट केबल कंपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका बन रहा है। क्वालिटी कंपनी है, डेफिनेटली पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बताएं लक्ष्मीकांत जी, समय कम है, फटाफट से अपनी पिक। ये सबसे पहला शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन ओएनजीसी का है। यहाँ पर एक आवरली चार्ट पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ओएनजीसी को बाय करके चलना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 265 266। इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट है 288 के हैं, और स्टॉप लॉस हमें 260 का मेंटेन करना है। दूसरा रिकमेंडेशन सेलिंग का है, क्योंकि फेडरल बैंक में हमें राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला था, तो इसको हम करंट लेवल पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। निचले स्तर के जो हमारे टारगेट है वो है 182 के, और हमें 197 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ठीक है, तो ये है आपकी राय। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, खासतौर पे लक्ष्मीकांत जी, और इसके साथ ही सनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप दोनों के डिस्क्लोजर जानना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत जी, पहले आप। जो भी यहाँ पे कॉल हमने रिकमेंड किए हैं और जिन भी स्टॉक के बारे में चर्चा की है, उसमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है, हालांकि मेरे क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड हो सकता है। जी सनी, अपना डिस्क्लोजर दें। जो स्टॉक हमने यहाँ रिकमेंड किए वो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी पहले रिकमेंड किया हुआ है, और हमारे क्लाइंट्स के पास ये पोजीशन हो सकती है। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन ये स्टॉक्स में नहीं है। शुक्रिया करेंगे आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी। इस शो में इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।